तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि 12th बोर्ड एग्जाम में हिंदी क्वेश्चन के पेपर कैसे आते हैं और हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आप भी बिना स्किप किए वीडियो को कंटिन्यू देखिए, ताकि आप लोग भी बोर्ड एग्जाम में हिंदी सब्जेक्ट में, बाकी सब्जेक्ट का तो पता नहीं, बट हिंदी सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छे से लिख के आइएगा। क्वेश्चन पेपर 2021 का सेट है, तो आप लोग जाहिर सी बात है इस 2024 में एग्जाम देंगे, तो 3 साल सीधे गैप है और ज़्यादातर चांस है कि ऐसा क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और दिखाता हूँ मैं आप लोग को हिंदी का क्वेश्चन पेपर कि कैसा कैसा क्वेश्चन आता है। तो आप लोग भी प्रिपेयर कर लीजिएगा, मतलब तैयारी कर लीजिएगा इसे देख के। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग देखेंगे पहले में, तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे हम कि यहाँ पर निर्देश दिया गया है। इसे अगर मैं पढ़ने लगूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो निर्देश आप लोग जानते ही होंगे, अगर नहीं भी जानते होंगे तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले खंड क में आ जाता है पहला क्वेश्चन, जिसमें लिखा गया है अधोलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि इसमें एक पैराग्राफ दिया गया है यहाँ पर, जिसे हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो यही पैराग्राफ है, देख सकते हैं आप लोग। तो ये बहुत लंबा पैराग्राफ है, हो सकता है आप लोग को भी ऐसा दे। तो इसके बाद हम देखेंगे यह क्वेश्चन, तो जिसमें दिया गया है, पहला है हिंदी की समायोजन शक्ति से लेखक का क्या अभिप्राय है, जो ये 2 नंबर का दिया गया है। और दूसरा है हिंदी भाषा के संदर्भ में शुद्धतावादी होने का क्या अभिप्राय है। तीसरा है हिंदी को सबसे संवाद स्थापित करने का अवसर कैसे मिला। और चौथा है सबके साथ कदम मिलाकर चलने के लिए क्या आवश्यक है। पांचवा है समायोजन और सहजता शब्दों में से उपसर्ग और प्रत्यय अलग अलग करके लिखिए। छठवां है जड़ और जन्म शब्दों में के विलोम शब्द लिखिए। सातवां है गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो आप लोग जाहिर सी बात है समझ गए होंगे, और आप लोग के चैप्टर में अगर ये होगा तो आप लोग इसे बहुत ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर चांस है कि ये 2024 के एग्ज़ाम में, वो भी बोर्ड एग्ज़ाम में देने का चांस ज़्यादातर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, अधोलिखित अपठित काव्यांश, यहाँ पर गद्यांश था तो यहाँ पर काव्यांश है, तो घबराइएगा नहीं। तो इसी के साथ हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहला है वह तोड़ती पत्थर में कवि किसका वर्णन कर रहा है। दूसरा है कोई न छायादार पेड़ से कवि का क्या मतलब है। तीसरा है उस स्त्री की कार्यशैली कैसी है। चौथा है सामने तरु मालिका अटत्ततालिका प्रकार से क्या आशय है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। तो हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 3। तो निम्नलिखित में से किसी एक पर लगभग 2 शब्दों में निबंध लिखिए। तो ये आपका दिया गया है 5 नंबर का। तो चलिए पढ़ते हैं कौन कौन सा आया था। तो पहला है वैश्विक महामारी कोरोना वायरस। तो इससे आप लोग जाहिर सी बात है, इसे आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, इसको भी लिख सकते हैं। फिर दूसरा देखेंगे ऑनलाइन शिक्षा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। उसके आगे है पर्यावरण प्रदूषण। फिर उसके आगे देखेंगे जहाँ चाह वहाँ राह। तो इसमें मैं आप लोग को ज़्यादा राय देना चाहूँगा कि आप लोग कोरोना वायरस के बारे में लिखें। इसे हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग के साथ भी गुजरा हुआ है, कोई अलग नहीं है, तो इसे हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर चौथा क्वेश्चन में दिया गया है अपने प्राचार्य को एक पत्र लिखिए, जिसमें आपके सहपाठी अशोक चौधरी द्वारा लॉकडाउन की अवधि में प्रशंसनीय कार्य के लिए उन्हें सम्मानित करने का अनुरोध किया गया हो। अथवा में दिया गया है, और अथवा से पहले मैं बताना चाहूँगा ये 5 नंबर का है, तो आप लोग इसे जरूर लिख के आइएगा।
फिर अथवा में दिया है डाक वितरण की अनियमितता के कारण आपको जो हानि हुई उसके संबंध में अधीक्षक डाकतार विभाग को एक शिकायती पत्र लिखिए। फिर 5वां है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। इसे आप लोग को बहुत ही छोटे शब्दों में, मतलब छोटा से छोटा जितना हो सके उतना आप लोग को लिखना है, और इसमें आप लोग को हर एक क्वेश्चन में एक एक नंबर दिया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं। पहला है इंटरनेट पत्रकारिता क्या है। दूसरा है पत्रकारिता में बीट किसे कहते हैं। तीसरा है कोटिकरण या एनकोडिंग से क्या तात्पर्य है। चौथा है संपादक का प्रमुख कार्य बताइए। तो यहाँ पर 6वां क्वेश्चन है नाटक लेखन में संवाद तत्वों की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। अथवा में दिया गया है कहानी लेखन में चरित्र चित्रण के महत्व के 3 बिंदुओं विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ये 3 नंबर का है। आप जो भी लिखें अथवा भी लिख सकते हैं और उसका पहला का भी लिख सकते हैं। तो 7वां क्वेश्चन है महंगी होती उपचार व्यवस्था विषय पर एक आलेख लिखिए। तो ये 3 नंबर का है। इसमें अथवा देखेंगे खाद्य पदार्थों में मिलावट की समस्या पर एक फीचर लिखिए। तो आप लोग भी और बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है निम्नलिखित काव्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर दिया गया है उसे आप पढ़ के लिख लीजिएगा। तो पहला दिया है कवि किस पर क्या उड़ेलता है जो पुनः भर भर आता है। दूसरा है कवि ने दिल की तुलना किससे की है और क्यों। तीसरा है कवि की मानसिक स्थिति कैसी है। इसी के साथ हम 9वें क्वेश्चन पर आते हैं जिसमें दिया गया है निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें है आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा जो कि बहुत छोटा छोटा है। अगर मैं पढ़ने लग जाऊं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो पहला है अनुप्रास अलंकार के 2 उदाहरण चुनकर लिखिए। दूसरा है काव्यांश के भाषिक सौंदर्य पर टिप्पणी लिखिए। इसी के साथ हम आ गए हैं 10वां क्वेश्चन में जिसमें दिया गया है इसमें अलग से खंड बांट दिया गया है। तो पहला है क में है उषा कविता के किन उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्दचित्र है। लिखिए। और दूसरे में है पतंग के माध्यम से कवि ने किस प्रकार के मनोविज्ञान का चित्रण किया है। लिखिए। इसी के साथ 11वें नंबर पे हम देखेंगे निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो दोस्तों आप सब देख सकते हो इसमें ज़्यादातर इसमें पूछा गया है जो इसी में दिया गया है क्वेश्चन में, इसे आप लोग को चुनकर लिखना है। बड़े ही आसान तरीके से आप लिख सकते हैं अगर आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला दिया गया है बाजार के जादू से बचने का सर्वोत्तम उपाय क्या है। दूसरा है मन में लक्ष्य भरने का आशय स्पष्ट करके लिखिए। तीसरा है जादू की जकड़ द्वारा लेखक क्या कहना चाहता है। लिखिए। इसी के साथ हम 12वां क्वेश्चन में आएंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है कड़ीश्वरनाथ रेणु के किसी एक उपन्यास का नाम लिखिए। दूसरा है जीजी ने इंद्रसेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया। तीसरा है कहानी के किस किस मोड़ पर लुट्टन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए। चौथा है तरुणों के लिए जैसे भविष्य उज्जवल होता है वैसे ही वृद्धों के लिए अतीत। लेखक द्वारा ऐसे कहने के पीछे क्या आशय है समझाकर लिखिए। इसी के साथ 13वां क्वेश्चन है यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती हैं इसलिए यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों। कोई 4 कारण लिखिए। इसी में अथवा दिया गया है यशोधर बाबू के विचार पूरी तरह से पुराने हैं और वे सहानुभूति के पात्र नहीं हैं। इस कथन के समर्थन में अपने विचार लिखिए।
तो दोस्तों इसी के साथ 14वां क्वेश्चन में आ गए हैं, जो कि है लास्ट। तो पढ़ेंगे इसे। इसे भी अलग अलग भाग में बांट दिया गया है, 2 भाग में। तो पहला दिया गया है, स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ। जूझ कहानी के आधार पर लिखिए। अथवा में पुरातत्व के किन चिन्हों के आधार पर आप यह कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता ताकत से शासित होने की अपेक्षा समझ से अनुशासित सभ्यता थी। कोई 4 कारण लिखिए। तो दोस्तों आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।